हम जब खौफ में आते हैं किसी भी वजह से, तो एमिगडाला जो है वो एक ट्रिगर देता है, स्टिमुलस देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसके से हार्ट रेट तेज़ होता है, ब्रीदिंग तेज़ होती है। और जब वो बढ़ती है, इट्स अ डिफेंस कि आपको कोई ख़तरा है तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं कि भाई आपके मसल्स में ज़्यादा खून आए, आपके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़े, ताकि आप उससे लड़ सकें ख़तरे से। तो जब वो हार्ट रेट तेज़ होती है तो दिमाग कहता है मैं घबरा रहा हूँ, कुछ ना कुछ है गड़बड़। और जब वो सोचता है कि मैं घबरा रहा हूँ तो फिर और ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा हार्ट रेट को तेज़ करती है, और एक साइकिल सी बन जाती है जिससे अचानक से थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ के बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म का खौफ हाई लेवल पे चले आता है। और कहते हैं कि पीक सीधा ऊपर जाता है विद इन द 3, 4 और अप टू 10 मिनट्स। जब वो पीक पे चले आता है और एहसास होता है प्री फ्रंटल एरिया जो आगे का एरिया है, वो फिर रिस्पांस देता है कि नहीं नहीं भाई, ये इतना कोई ख़तरे की बात नहीं थी जितना दिमाग ने सिग्नल दे दिया है और उसको मिस परसीव किया गया है। तो करना ये है कि अब पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक इसी तरह है कि जैसे हम गाड़ी का ब्रेक, सिंपैथेटिक ऐसे जैसे आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो, गाड़ी तेज जा रही है, और पैरासिम्पैथेटिक आप ब्रेक की जगह ले लें। तो वो तो पहले तो आपकी स्पीड गई थी, हार्ट रेट स्पीड से आगे बढ़ा था, वो ब्रीदिंग चली थी तेज़, अब वो स्लो लेके आना शुरू होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टोकाइलिन जो है वो रिलीज होता है, उससे जो है ना आस्ते आस्ते करके हार्ट रेट नीचे की तरफ आता है और ब्रीदिंग कम होने लगती है और इंसान फिर नॉर्मेलिटी की तरफ आता है। लेकिन जब ये पूरे साइकिल ख़त्म होता है, 15 मिनट टू 20 मिनट एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग टाइम होता है उस पेशेंट के लिए जो उससे गुजर चुका होता है। तो जब ये फिजियोलॉजी समझते हैं और जब भी इंक्रीज़ होता है पैनिक अटैक में हार्ट रेट, तो वो ये सोचता है कि हाँ, मुझे सोचना ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ है या मैं घबरा रहा हूँ, इट्स जस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एमिगडाला, जो कि मैं पहले भी मेरे साथ हो चुका है पैनिक अटैक में, एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस पहले भी कुछ नहीं हुआ था। तो बेसिकली इट बिकम्स पार्ट ऑफ द CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें उनको सिखाया जाता है कि पहले एजुकेट किया जाता है कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है पैनिक अटैक का, फिर ग्रेजुअली उनको सिखाया जाता है कि इसको डील किस तरह से करना है। और तीसरा ये कि फिर कभी कभी जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं इस लेवल तक, तो वो ट्रिगर करवाते हैं थोड़ा सा फियर, और फिर कहते हैं कि इसको डील करके देखो, ताकि वो उसको प्रैक्टिस कर सकें। साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं, एंजाइटी मैनेजमेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कि वो कहते हैं कि आप सांस गहरी लें, 1 सेकंड से 1.5-2 सेकंड तक रोकें, फिर ग्रेजुअली एक्सहेल करें, और जब आपकी ब्रीदिंग स्लो होगी और डीप नीचे के लेवल्स तक आप सांस लेके जाएंगे, क्योंकि लंग्स के 3 एरियाज होते हैं, और जब डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स फिल होके और आपको प्रॉपर ऑक्सीजनेट करता है। जितनी ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग होती है, जैसे कि पैनिक अटैक में होती है कि छोटी छोटी सी लेकिन तेज़ तेज़ ब्रीदिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल्स प्रॉपर पहुंचते नहीं हैं और चांसेस ऑफ पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग उसको कंट्रोल कर लेती है। आंखें बंद करके कुछ दिन बैठ जाना, ताकि वो सारे क्यूज़ और ट्रिगर्स जो हैं आंखों के आसपास वो डिसअपियर हो जाएं, इंसान रिलैक्स हो जाए, और फिर प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, आप एक एक करके मसल्स को रिलैक्स करें। तो ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। मेडिकेशन का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसमें SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, SNRI टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, बेंजोडाइजेपिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ केसेस में मूड स्टेबलाइजर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स